विकिपीडिया अब एक मुफ्त विश्वकोश नहीं रहा। ये एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र है और अभी यहूदियों और इजराइल के बारे में सच्चाई को व्यवस्थित रूप से मिटाया जा रहा है। ये सिर्फ कहानियों पर बहस नहीं है, ये ज्ञान में जहर घोला है। जायनिज्म पर विकिपीडिया की एंट्री में उपनिवेशवाद और उपनिवेशवादी शब्द 173 बार आते हैं। ये पागलपन है। जायनिज्म उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, यहूदी लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन है जो उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि इजराइल की भूमि में आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। ये इतना आसान है। मध्य पूर्व का नक्शा देखें। क्या यहूदी एक छोटा सा समूह है जो उसी जगह रहता है जहां उनके पूर्वज हजारों साल पहले रहते थे? जमीन के 0.1% हिस्से पर उपनिवेशवादी या उपनिवेशवादी वे अरब हैं जो अरब से आए, दर्जनों स्वदेशी संस्कृतियों को मिटा दिया और मध्य पूर्व के 99.9% हिस्से पर विजय प्राप्त की। अब विकिपीडिया पर लिखे शब्दों को देखा, बिना कोई इतिहास जाने या नक्शा देखे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जायनिज्म एक जातीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयवादी आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में यूरोप में उभरा। ये मुख्य रूप से फिलिस्तीन के उपनिवेशीकरण के माध्यम से एक यहूदी मातृभूमि स्थापित करने और समर्थन करने का प्रयास करता है, जो मोटे तौर पर यहूदी धर्म में इजराइल की भूमि से मेल खाता है, जो स्वयं यहूदी इतिहास का केंद्र है। जायनिस्ट फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य बनाना चाहते थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, ज्यादा से ज्यादा यहूदी हो और कम से कम फिलिस्तीनी अरब हों। मुझे कोई और राष्ट्रीय आंदोलन दिखाएं जिसका परिचय इस तरह से दिया गया हो। वैसे जायनिज्म कोई अनोखा नहीं है। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो उस दौर में उभरा जब साम्राज्य ढह गए और राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। लेकिन मैं इतिहास में भटका हूं और हम यहाँ उसके लिए नहीं है। हम यहाँ किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए हैं, ज्ञान में जहर घोलना और इजराइल के खिलाफ डिजिटल युद्ध। पिछले 2 सालों में मैंने कई इजराइल विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई खंडन करने वाले वीडियो बनाए हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि उनमें से ज्यादातर बकवास करते हैं। उनमें से कोई भी एक भी ऐसा मामला नहीं बता सकता जहां यहूदियों ने अरबों से जमीन चुराई हो, इससे पहले कि अरबों ने यहूदियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया हो। और उनमें से कोई भी 1948 में किसी अरब नेता का एक भी उदाहरण पेश नहीं कर सकता जो फिलिस्तीनियों के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि वे एक जन के रूप में मौजूद नहीं थे। लेकिन मेरा पिछला खंडन वीडियो केन के एक वीडियो के खिलाफ था जो एलिफेंट्स इन द रूम चैनल से है। केन इजराइल विरोधी और यहूदी विरोधी नहीं है, और मुझे यकीन है कि वो किसी मुस्लिम तानाशाही के बजाय मानवाधिकारों और बोलने की आजादी वाले लोकतांत्रिक इजराइल में रहना पसंद करेगा। और फिर भी उसके वीडियो में कई गलतियां थीं। अगर आप उन गलतियों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो वीडियो देखें, मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा। लेकिन ये वीडियो खुद गलतियों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वे कैसे हुई, और वे जानबूझकर व्यवस्थित तरीके से जानकारी में जहर घोलने की वजह से हुई। सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक जहां ऐसा होता है वो है विकिपीडिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विकिपीडिया एक मुफ्त विश्वकोश है, एक ऐसी जगह जहां लोगों की समझदारी से सच सामने आता है। शायद ये बात कभी सच रही हो। आज अंग्रेजी विकिपीडिया एक वैचारिक युद्ध का मैदान है जहां सच पहला शिकार होता है। और ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये वो नींव है जिस पर एआई बनता है। जब विकिपीडिया पक्षपाती होता है तो न केवल इंसानों को गलत जानकारी मिलती है, बल्कि मशीनें भी झूठ सीखती हैं। आप शायद सोचते होंगे कि कोई भी इसे एडिट कर सकता है। नहीं, विकिपीडिया कोई लोकतंत्र नहीं है। बहुत ज्यादा शक्ति वाले एडमिन्स का एक छोटा समूह ये तय करता है कि सच क्या है। और विकिपीडिया पर बहुत से मामलों में ये समूह बहुत ज्यादा वामपंथी और इजराइल विरोधी है। अब आते हैं असली खतरनाक हिस्से पर। ये उन लोगों के लिए क्यों मायने रखता है जो कभी विकिपीडिया नहीं खोलते, क्योंकि आपके कंप्यूटर इसी टेक्स्ट से सीखते हैं। चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स को ढेरों टेक्स्ट की जरूरत होती है, और विकिपीडिया उनके लिए सोना है, व्यवस्थित, साफ और भरोसेमंद माना जाता है। जब विकिपीडिया में जहर घोला जाता है तो झूठ का एक बंद चक्र बन जाता है। पहले एक लेख में एक गलत नैरेटिव डाला जाता है, फिर एआई उसे सच मानकर सीख लेता है। फिर कोई पत्रकार एआई से सवाल पूछता है और उसे एक पक्षपाती जवाब मिलता है, वो उसे प्रकाशित कर देकर फिर विकिपीडिया उस लेख को बाहरी स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करके उस असली झूठ को सही ठहराता है। ये एक सिस्टम है। मैं इसे और आसान बनाकर आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि झूठ को कैसे पहचानें। एक आसान सा उदाहरण है 1948 का युद्ध। इस वाक्य को देखिए, ये संघर्ष 30 नवंबर 1947 को एक गृह युद्ध में बदल गया।
कल्पना कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कि 1939 में जर्मनी और पोलैंड के बीच तनाव एक युद्ध में बदल गया और आखिरकार 1 करोड़ 40 लाख जर्मन शरणार्थी बन गए। आप सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है ना। और 1948 के युद्ध से जुड़े सभी लेखों में नकबा, शरणार्थी समस्या, ये सच कभी नहीं लिखा जाता कि युद्ध अरबों ने शुरू किया था। ये एक जरूरी जानकारी है। हेलो। और इस पर कोई विवाद नहीं है। फिलिस्तीन समर्थक मिलावट में कुछ बातें बार बार आती हैं, जैसे अरबों की जगह फिलिस्तीनी शब्द का इस्तेमाल। फिलिस्तीनी पहचान का आविष्कार 1960 के दशक में किया गया था। उससे पहले कोई भी अरब नेता अरबों का जिक्र करते हुए फिलिस्तीनियों की बात नहीं करता था। और नेताओं की बात करें तो अगर 1948 के अरब नेताओं के नाम का जिक्र नहीं है, तो ये इस बात का संकेत है कि लेख में फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा मिलावट की गई है। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी फिलिस्तीन के सभी अरब नेताओं ने यहूदी समुदाय के विनाश का आह्वान किया था। और उन तीनों ने, चलिए उनके नाम लेते हैं, अमीन अल हुसैनी, हसन सलामे और फौजी अल काउकुजी ने 1940 का दशक बर्लिन में अपने दोस्त अडोल्फ हिटलर के साथ बिताया। वहां से उन्होंने पूरे अरब जगत के अरबों से यहूदियों का सफाया करने का आह्वान किया। तो याद रखें 3 संकेत जिनसे आप विकिपीडिया की सड़ांत को सूंघ सकते हैं। इसमें यह नहीं कहा गया है कि युद्ध अरबों ने शुरू किया था। अरब नेताओं के नाम गायब है और फिलिस्तीनी शब्द अरब शब्द की जगह ले लेता है। चलिए यरूशलेम की ओर बढ़ता। यरूशलेम पर विकिपीडिया की प्रविष्टि पहचान मिटाने की एक उत्कृष्ट कृति है। ये यरूशलेम को लेवांत के एक शहर के रूप में वर्णित करके शुरू होता है। मैं यरूशलेम, यरूशलाइम इजराइल की राजधानी है और ये इस्लाम के आविष्कार से 1700 साल पहले इजराइल की राजधानी थी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ही ये कहता है, ये शहर मुस्लिम प्रार्थनाओं के लिए पहली मानक दिशा थी। मुझे लगता है कि ये कहना कहीं ज्यादा जरूरी है कि यरूशलेम हमेशा से यहूदियों के लिए प्रार्थना की एकमात्र दिशा रहा है। और जरा इजराइल राज्य की प्रविष्टि को देखें। कब्जा शब्द ठीक दूसरे वाक्य में आता है। कुल मिला के कब्जा शब्द 100 से ज्यादा बार आता है। सबसे पहले सही कानूनी शब्द विवादित क्षेत्र है। इजराइल ने इन जमीनों पर किसी संप्रभु राष्ट्र से कब्जा नहीं किया। आप मुझे ये भी नहीं बता सकते कि इजराइल ने कथित तौर पर उन पर किससे कब्जा किया था। मैंने इस बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है। लेकिन जो बात वाकई दिलचस्प है वो है दोहरा मापदंड। चीन की प्रविष्टि पर जाएं। इसमें किसी भी पैराग्राफ में ये नहीं कहा गया है कि उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया था। तुर्की को देखें, परिचय में या पूरे लेख में उत्तरी साइप्रस पर उनके कब्जे के बारे में एक भी शब्द नहीं है। दुनिया के लगभग हर देश के पास विवादित क्षेत्र हैं, लेकिन केवल इजराइल की प्रविष्टि में ही ये ठीक दूसरे वाक्य में दिखाई देता है। एक आखिरी उदाहरण, इजराइल का इतिहास। देखिए अक्टूबर 2023 से पहले क्या लिखा गया था। इजराइल, जिसे पवित्र भूमि या फिलिस्तीन के नाम से भी जाना जाता है, यहूदी लोगों का जन्म स्थान है। वो स्थान जहां हिब्रू बाइबल का अंतिम रूप संकलित किया गया माना जाता है और यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का जन्म स्थान है। और देखिए अब ये क्या कहता है। इजराइल का इतिहास दक्षिणी लेवेंट की एक क्षेत्र को कवर करता है जिसे कनान, फिलिस्तीन या पवित्र भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो इजराइल और फिलिस्तीन की आधुनिक राज्य का भौगोलिक स्थान है। इस बारे में एक भी शब्द नहीं कि ये वो जगह है जहां यहूदी लोगों का गठन हुआ और जहां बाइबल लिखी गई थी। आप जो यहां देख रहे हैं वो यहूदी पहचान का विलोपन है और यहूदियों और इजराइल की भूमि के बीच संबंध का विलोपन है। वैसे एक और संकेत कि इजराइल के बारे में किसी लेख को फिलिस्तीन समर्थकों ने दूषित कर दिया है, वो है यूरोपीय यहूदियों पर लगातार जोर देना। क्योंकि यूरोप गोरा है और इस्लामोवाम पंथियों की शब्दावली में गोरा बुरा है। इजराइल की भूमि हमेशा से यूरोप और अरब देशों से, पूर्व और पश्चिम से आने वाले यहूदी प्रवासियों की मंजिल रही है। आधुनिक काल में भी जिन यहूदियों ने इजराइल की भूमि पर लौटना शुरू किया, वे यमन से आए थे। यमन, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वो यूरोप में नहीं है। यहूदी इतिहास और पहचान को मिटाने के प्रभाव हर जगह देखे जा सकते हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका में नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने एक नक्शा साझा किया जिसमें इजराइल को मिटाकर उसकी जगह फिलिस्तीन को दिखाया गया था। उसी एसोसिएशन ने एक पुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें कहा गया था कि हॉलोकॉस्ट में 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे बिना यहूदियों का जिक्र किए। और अभी अभी यूके की ओपन यूनिवर्सिटी में एक कोर्स के बारे में एक कहानी सामने आई है जहां वे लिखना चाहते थे कि जीसस का जन्म प्राचीन फिलिस्तीन में हुआ था। जीसस का जन्म जूडिया में हुआ था क्योंकि वो यहूदी थे।
इसके बारे में एक किताब है, बाइबल। ये बहुत लोकप्रिय है। फिलिस्तीन शब्द जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने के 100 साल बाद गढ़ा गया था, और इसलिए नहीं कि वहां कोई फिलिस्तीनी लोग थे, बल्कि इसलिए कि रोमन यहूदी लोगों को सजा देना चाहते थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बजाय मीरा जेरूसलम क्रैश कोर्स खरीदें। इसमें आपका खर्च कम आएगा और आप ज्यादा सीखेंगे। और हाँ, आप मेरे चैनल का समर्थन भी करेंगे। तो हम क्या थे? सबसे पहले जागरूकता। हम युद्ध में हैं। पहली बात है फैलाना और साझा करना। मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है और हाल के महीनों में व्यूज में गिरावट आई है, लेकिन कभी कभी मुझे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संदेश मिलता है जो वास्तव में कुछ कर सकता है। तो अगर आप महत्वपूर्ण लोग हैं तो कुछ कीजिए, और अगर आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं तो एक टिप्पणी लिखें और वीडियो को महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। आप टिप्पणियों में लिख सकते हैं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं या विस्कॉन्सिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर टिप्पणी, लाइक और शेयर से मदद मिलती है। अगर आप विकिपीडिया को आर्थिक रूप से समर्थन देते हैं तो रुक जाइए। ये कुछ दूषित लेखों के बारे में नहीं है, ये एक तरीका है। और दूसरी भाषाओं में ये और भी बुरा है। मैं नीचे उन पेजों के लिंक शामिल करूंगा जो विकिपीडिया पर पक्षपात को ट्रैक करते हैं, जैसे कि विकी बायस, जो व्यवस्थित पक्षपात की निगरानी करता है। और ये सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये लगातार हो रहा है। हमास के लेख में वे इस तथ्य को हटा देते हैं कि हमास इजरायल के विनाश का आह्वान करने वाला एक धार्मिक आतंकवादी संगठन है, और इसके बजाय इसे एक प्रतिरोध संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बॉन्डी में यहूदियों के खिलाफ आतंकवादी हमला, वही बात। ये हर एक लेख पर एक लड़ाई है। इजराइल पर युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, ये स्क्रीन पर, कोड में, भाषा में, विकिपीडिया के लेखों में और एआई इंजनों में है। सच्चाई को, इस्लामो वामपंथी झूठ को हराना ही होगा। अगले वीडियो में हम मध्य पूर्व के भूले हुए इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन स्वदेशी संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में जिन्हें इस्लामी विजयों द्वारा व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया था। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप उसे देखने से चूक न जाए। चैनल को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की वजह से मैं सच बताता रह सकता हूं। अब से अगली वीडियो बनल क्या। चलो बाय।